Hello students, today I am going to teach parturition and lactation. Parturition means delivery of baby. Parturition, देखिए, the gestation period in human is about 266 days after fertilization. Or 280 days after beginning of last menstrual cycle. Gestation period 266 days after fertilization, या फिर कह सकते हैं 280 days after beginning of last menstrual cycle. Next, at the end of pregnancy, uterus contraction in uterine muscles are needed for expel young baby or fetus. यानी प्रेगनेंसी के एंड में जो डिलीवरी के लिए या ये कह सकते हैं कि यंग बेबी को मदर की बॉडी से बाहर एक्सपेल करने के लिए यूटेराइन मसल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है एंड दिस इज कॉल्ड डिलीवरी. इसको क्या बोलेंगे? डिलीवरी बोलेंगे. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी called parturition. डिलीवरी का प्रोसेस इसको बोलते हैं parturition या प्रसव. देखिए, the parturition is a complex neuroendocrine mechanism. Parturition is a complex neuroendocrine mechanism, and the signals of parturition is initiated by fully developed fetus and placenta. देखिए, signals are for parturition are originated by fully developed fetus and प्लेसेंटा. देखिए, जो न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है उसमें पार्टरिशन के लिए जो सबसे पहले सिग्नल है वो कौन देगा? फुल्ली डेवलप्ड fetus और प्लेसेंटा देगा. इससे क्या होगा? ड्यू टू माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस are occurs in uterine muscles.
जिससे क्या होगा, यूटेराइन मसल्स में हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे. इट इज कॉल्ड fetal ejection reflex. इसी को अपन क्या कहेंगे, fetal ejection reflex है. नेक्स्ट तो एक बात देखेंगे कि जो यंग बेबी का जो बर्थ है उसको अपन बोलते हैं डिलीवरी, और डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसी को अपन बोलते हैं पार्चुरेशन यानी प्रसव बोलते हैं. ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसके सिग्नल फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा के द्वारा दिए जाते हैं. और इसके जो सिग्नल से कारण से क्या होगा, यूटेराइन मसल्स में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं जिनको अपन बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. Next है, due to mild contractions, oxytocin is secreted by posterior pituitary. Oxytocin is secreted by posterior pituitary, which cause vigorous contractions in uterine muscles, and the vigorous contractions stimulate the posterior pituitary for secretion of more and more oxytocin. यानी जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस है उन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन के कारण से क्या होगा, यूटेराइन मसल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, और वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं. इसके लिए अधिक से अधिक या ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करने के लिए, जितना ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा उतने अधिक क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग. एट द सेम टाइम pituitary gland also secretes ACTH, adrenocorticotropic hormone, and the adrenocorticotropic hormone stimulate the adrenal gland for secretion of steroids. तो ACTH क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, इसके लिए स्टेरॉइड्स के सीक्रेशन के लिए, और स्टेरॉइड्स क्या करेंगे, प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करेंगे, इसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेशन के लिए. प्रोस्टाग्लैंडिन अलोंग विद ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन पार्चुरेशन. क्या होगा, जो यूटेराइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो द फीटस मूव टुवर्ड्स द सर्विक्स, सर्विक्स की तरफ मूव करेगा. एट द सेम टाइम ओवरीज एंड प्लेसेंटा आल्सो सीक्रेट्स रिलैक्सिन. उसी टाइम पे क्या होगा, ओवरी और प्लेसेंटा रिलैक्सिन सीक्रेट करेंगे. रिलैक्सिन से क्या होगा, इसमें लूज द it may lose the pubic symphysis and the cervix and vagina are dilated. cervix और vagina क्या होंगे, dilate होंगे, so that the young baby or fully developed fetus expelled out from the मदर्स बॉडी. उसके कारण से क्या होगा, जो फुली डेवलप्ड fetus है या जिसको अपन बोल सकते हैं यंग बेबी बोलते हैं, जो बर्थ कैनाल से होता हुआ बॉडी से बाहर होता है, इसी प्रोसेस को मतलब बोलते हैं पार्चुरेशन. आफ्टर पार्चुरेशन द प्लेसेंटा व्हिच इज नोन एज कॉमनली नोन एज आफ्टर बर्थ, पार्चुरेशन के बाद में जो प्लेसेंटा है जिसको अपन आफ्टर बर्थ कहते हैं, which is also expelled out from mother's body, वो भी मदर की बॉडी से बाहर उसको डिस्चार्ज कर देता है. तो पार्चुरेशन में देखें, ह्यूमन में जो गेस्टेशन पीरियड है वो 266 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन या 280 डेज
आफ्टर बिगनिंग ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन इसमें क्या होगा कि प्रेगनेंसी के एंड में यूटेराइन मसल्स के स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा कि जो यंग बेबी है या जो फुल डेवलप्ड fetus है वो मदर की बॉडी से बाहर आता है, उसको अपन बोलते हैं डिलीवरी। और डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन या प्रसव। पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसके लिए सिग्नल कौन देता है, इसके लिए सिग्नल ऑरिजिनेट करता है फुली डेवलप्ड fetus और प्लेसेंटा, जिसके कारण से क्या होगा यूटेराइन मसल्स में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, हल्के संकुचन होंगे। और माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस है वो उसके कारण से इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के कारण से क्या होगा कि पोस्ट पिट्यूटरी सीक्रेट करेगी ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन के कारण से क्या होगा कि यूटेराइन मसल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। और वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस क्या करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को अधिक से अधिक ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे। इसी समय क्या होगा, इसी समय पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेगी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो क्या करेगा कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो क्या करेगा एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा स्टेरॉइड्स के सीक्रेशन के लिए। और ये स्टेरॉइड्स प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्चुरेशन। तो ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण से क्या होगा, जो फुली डेवलप्ड fetus है वो अपने हेड की ओर से मूव करेगा इधर बर्थ कैनाल की ओर, सर्विक्स की ओर, और उसी समय प्लेसेंटा और ओवरी रिलीज करेंगी कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन से काम क्या होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस लूज हो जाएगा और जो सर्विक्स और वेजन है वो डायलेट हो जाएंगे, और जो यंग बेबी या फुली डेवलप्ड fetus है वो मदर की बॉडी से बाहर आएगा, उसी को अपन बोलते हैं पार्चुरेशन। और उसके बाद जो प्लेसेंटा जो है उसको कॉमनली अपन बोलते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ को भी फीमेल की बॉडी से या मदर की बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये प्रोसेस है कौन सा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद अपन देखते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन देखिए प्रोडक्शन और सिंथेसिस, प्रोडक्शन एंड release milk from mammary glands is called lactation। मेमरी ग्लैंड से या ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन और उसका रिलीज होना, इस प्रोसेस को अपन कहेंगे लैक्टेशन। The hormone estrogen and progesterone are responsible for growth of breast और mammary glands। mammary gland या breast की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन prolactin, hormone prolactin which is secreted by anterior pituitary is responsible for production or synthesis of milk। प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क। यहां पर देखिए द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट द एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, यानी एस्ट्रोजन का हाई सिक्रेशन है वो प्रोलैक्टिन को के जो एक्शन उनको क्या करता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन
ejection of milk. मिल्क को इजेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। तो यहां पर अपन देखेंगे इधर ये जो मिल्क प्रोडक्शन है इसमें पार्चुलेशन के बाद 2 या 3 दिन तक आफ्टर फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम पार्चुलेशन और अप टू 2 or 3 days the yellowish fluid is secreted from mammary glands is called colostrum. इसको हम बोलते हैं colostrum. Colostrum contains milk protein casein, milk sugar lactose, but no fat. फैट नहीं होगी इसके अंदर। It also have antibodies. Antibody A. So it also protect the infant from infections due to presence of antibody. It is the reason that the doctor recommended the breastfeeding in infants. इसीलिए infant को breastfeeding के लिए डॉक्टर्स के द्वारा recommend किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? When the infant sucking the breast, it stimulates the secretion of prolactin. इसमें से प्रोसेस होता है कि देखिए पहले आप देखेंगे डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मिल्क सिंथेसिस के लिए प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन, लेकिन एस्ट्रोजन का जो हाई सिक्रेशन है वो प्रोलैक्टिन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो मिल्क को इजेक्ट करने के लिए, और उसके बाद में पार्चुलेशन के बाद में 2 या 3 दिन तक जो सीक्रेट किया गया येलोइश फ्लूइड है उसको अपन बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जिसमें फैट नहीं है लेकिन मिल्क शुगर भी है, मिल्क प्रोटीन भी है, और उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए यानी एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो इन्फेंट को प्रोटेक्शन देते हैं। इससे एंटीबॉडी से नेक्स्ट जैसे sucking the breast by infant sensory signals, it gives sensory signals to hypothalamus, and hypothalamus release hypothalamus controls anterior pituitary and posterior pituitary. Anterior pituitary secretes prolactin and posterior pituitary secretes oxytocin. Prolactin stimulates synthesis of milk, and oxytocin stimulates ejection of milk. यहाँ पर देखें जब बेबी ब्रेस्ट सेटिंग करता है तो सेंसरी सिग्नल्स मिलते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी प्रोलैक्टिन जो मिल्क सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी ऑक्सीटोसिन जो मिल्क इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरह से मिल्क इंजेक्शन या लैक्टेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब अपन कुछ नॉर्मल डाटा देखते हैं। जैसे अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ
चैप्टर अपना कंप्लीट है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अपन देखते हैं जो अपने नीड के अकॉर्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं। टाइप्स ऑफ एक्स, टाइप ऑफ एक्स ऑन द बेसिस ऑफ amount of yolk, on the basis of amount of yolk. Eggs are illegal or less than. Illegal means yolk is absent, and microlethal means minute amount of yolk. Minute amount of yolk such as euthyrene eggs. Next, mesorectal means moderate amount of your moderate amount such as MBBN cells. और थर्ड आता है मेगालिस्लेस large amount of your such as eggs of reptiles, birds and insects. So microlestal, mesolestal, megalestal. किसमें इस पर on the basis of amount of yolk. जैसे eutherian, microlestal, amphibians, mesolestal, reptiles, bird और terrestrial insects, they are megalestal. So first to बेचता हो on the basis of amount of yolk. Next देखते हैं अपन on the basis of distribution of yolk. On the basis of distribution of yolk, eggs may be isolestal or homolestal. Isolestal or homolestal means yolk granules are equally distributed. Yolk granules are equally distributed in cytoplasm. जैसे साइटोप्लाज्म है, इसमें यौगिक ग्रेन्यूल पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको बोलते हैं अपन होमोलेस्टल या आइसोलेस्टल। जैसे सारे के सारे जो माइक्रोलेस्टल एक्स है, यूथेरियन के एक्स, वो कैसे है, आइसोलेस्टल या होमोलेस्टल है। दूसरा देखते हैं अपन heterolestal. Heterolestal means yolk is unequally distributed. Yolk is unequally distributed. तो यहाँ पर अपन देखते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हेटेरोलेस्टल है वो यहाँ तक हो सकते हैं, टिनोलेस्टर हो सकते हैं, जिनको अपन बोलते हैं पोलार पृथ्वी। इनमें क्या हुआ टिनोलेस्टर में, जैसे ये एग है,
एग में क्या होगा, एग के एक पोल में भरा हुआ है योग और दूसरे पे है साइटोप्लाज्म। तो इसको बोलते हैं एनिमल पोल और वेजिटल पोल। यहां पर भरा है योग। तो जो एम्बिवियंस एग है वो डिस्ट्रीब्यूशन और योग के बेस पर कैसे है, टेलोलेस्टर यानी गोलार्ध तरीके। दूसरे में हो सकते हैं ये डिस्कोइडल। इसमें क्या होगा, जैसे एग है और पूरे के पूरे एग में क्या भरा हुआ है, योग भरा हुआ है, केवल डिस्क जैसा छोटा सा पार्ट है उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इनको बोलते हैं अपन डिस्कोइडल एग्स। दे आर प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो टेलोलेस्टर यानी एक पोल पे योग और दूसरे पोल पे साइटोप्लाज्म। दूसरे डिस्कोइडल, जिसमें पूरे पूरे एक में क्या भरा है, योग, एक छोटा सा पार्ट उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म। और तीसरे हो सकता है ये सेंट्रोलेस्टर। सेंट्रोलेस्टर मीन्स एग के जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट में भरा है योग और पेरिफेरल रीजन में है साइटोप्लाज्म। तो सच टाइप ऑफ एग्स आर फाउंड इन इंसेक्ट्स। तो इसका मतलब रेट्रोलेस्टल एग्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन से है, टेलोलेस्टल, सेकंड डिस्कोइडल और थर्ड सेंट्रोलेस्टल। On the basis of presence or absence of hard shell around the egg, eggs are of two types. On the basis of presence or absence of shell, egg may be cladoid egg. They have hard shell. They extend only gases with environment. Environment के साथ केवल गैस एक्सचेंज करते हैं, जैसे eggs of reptiles, eggs of birds, they are cladoid. दूसरे होंगे नॉन cladoid of eggs. इनमें hard shell is absent. Hard shell is absent. They exchange gases with the environment and also absorb water from surrounding environment. ये surrounding environment से gases exchange करने के साथ साथ क्या करते हैं, water का absorb भी करते हैं। तीसरा अपन बेस देखते हैं जो on the basis of fat mat. Fat mat means future. इस बेस पे है तो determinate eggs और दूसरे हैं indeterminate eggs. Determinate eggs, the future of every part of egg or blastomeres is pre-decided. इससे पहले से डिसाइड होता है कि एग के कौन से पार्ट से कौन से बॉडी पार्ट का निर्माण होगा, या अगर ब्लास्टोम हो गया तो ब्लास्टोम में कौन से ब्लास्टोमेट्स बॉडी के किस पार्ट का निर्माण करते हैं। यानी जो फ्यूचर है वो प्री डिसाइडेड है, उसको बोलते हैं डिटरमिनेट एग्स। एंड सच टाइप ऑफ एग्स आर फाउंड इन नेमेटोड्स एंड सम मेंबर ऑफ मोलस्कस। इंडिटरमिनेट एग्स, द फ्यूचर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ एग or blastomere is not pre-decided. It is decided after gastrulation. After gastrulation यानी गेस्ट का बनने के बाद उनका फ्यूचर डिसाइड होता है, तो इनको बोलते हैं इंडिटरमिनेट एग्स। तो आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग,
on the basis of distribution of yolk, on the basis of presence or absence of hard cell, and on the basis of fat neck. एक करवाता है egg membranes. All eggs are surrounded and protected by some membranes called egg envelopes. सभी अंडों के चारों ओर उस मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जिनको अपन बोलते हैं एग एनवेलप्स, अंडावरण या एग मेम्ब्रेन्स. On the basis of formation of egg envelopes or formation of egg membranes, they are mainly of three types. सबसे पहले देखते हैं primary egg membrane. It is secreted by ovum. ये ovum खुद secrete करता है. जैसे presence of uterine membrane in amphibians and in birds and reptiles is an example of primary egg membrane. इसी तरह से presence of zona pellucida is also an example of primary egg membrane in mammals. दूसरा है secondary egg membrane. It is secreted by ovary or by granulosa cells or follicular cells. The egg membrane is secreted by ovary or granulosa cells or follicular cells such as chorion in egg of insects and corona redita in mammalian eggs. Next, tertiary egg membrane. Tertiary egg membrane. Tertiary egg membrane is secreted on outside of the ovary. Generally, it is secreted by oviduct or some accessory glands, such as presence of covering of albumin and cell of calcium carbonate in the eggs of reptiles and birds. So, on the basis of formation of egg membranes, the egg membranes are of three types: primary egg membrane, secondary egg membrane, and tertiary egg membrane. Primary egg membrane is secreted by ovum. Ovum खुद secrete करता है. इससे एग्जाम्पल हो जाएंगे uterine membrane in birds, reptiles, insects, and zona pellucida in mammalian eggs. Secondary egg membrane is secreted by ovary or granulosa cells of ovary. The presence of chorion in egg of insect and choroidita in eggs of mammals are example of secondary egg membrane. Tertiary egg membrane. It is secreted on outside of the ovary. Generally, it is secreted by oviduct or some accessory glands or accessory ducts, such as presence of covering of albumin and calcium carbonate around the eggs of reptiles and birds. लेकिन इनमें देखेंगे कभी भी सेकेंडरी और टर्शियरी एग मेम्ब्रेन एक साथ नहीं होंगे, या तो प्राइमरी और सेकेंडरी होंगे या फिर प्राइमरी और टर्शियरी होंगे. ऐसे डिफरेंट एग्स को अपन देखते हैं. Eggs of
insects, amphibians, birds, mammals. सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग दे आर मेगालिस्थल, एम्फीबियन एग्स आर मेजोलिस्थल, birds eggs are megalistal and mammalian eggs are alistal or microlistal. On the basis of amount of yolk and on the basis of distribution of yolk, the insects are eggs are centrolistal, amphibian eggs are pterolistal, birds eggs are discoidal and mammalian eggs are isolistal or homolistal. अगर अपन बात करें प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इंसेक्ट्स में वेटिलाइन मेम्ब्रेन, एम्फीबियंस में वेटिलाइन मेम्ब्रेन, बर्ड्स में वेटिलाइन मेम्ब्रेन, मैमल्स में जोना पेरिशिडा। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेम्ब्रेन इंसेक्ट्स में कोरियन, एम्फीबियंस में एब्सेंट, बर्ड्स में एब्सेंट और मैमल्स में कोरोना रेडिएटा। अगर टर्शियरी मेम्ब्रेन की बात करें, टर्शियरी मेम्ब्रेन तो देखिए इंसेक्ट्स में एब्सेंट जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी एक साथ नहीं होंगी, एम्फीबियंस में जेलीकोट सेकेंडरी एब्सेंट है, बर्ड्स में एल्बुमिन प्लस सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टर्शियरी मेम्ब्रेन और मैमल्स में एब्सेंट। तो अपन देखिए या तो प्राइमरी और टर्शियरी मेम्ब्रेन है, प्राइमरी और टर्शियरी है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी तीनों मेम्ब्रेन, या आप ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी और टर्शियरी मेम्ब्रेन एक साथ नहीं होंगे। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है, ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जैसे एपिबोली, एम्बोली, इन्वोल्यूशन, इन्वेजिनेशन, डिलिमिनेशन और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड द डेवलपिंग fetus whether amnion, chorion, yolk sac and elentrace, है ना। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में